जब कठिन मार्ग पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता पर पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात. हाउ आर यू? होप all of you are fine. Dear friends, I'm Sushil Shukla and you are watching me on this platform English is Easy with Sushil. In today's video lecture हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की. स्पोकन इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और साथ साथ ट्रांसलेशन में कंडीशनल सेंटेंसेस के क्या रूल हैं, इन सब के जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों की संभावनाओं को हम आज खारिज कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे. तो today's segment is just going to be very useful for you, so keep watching these videos. and अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe this channel and hit the bell icon so that you may get more and more notifications and videos. Dear friends, are you ready? Yes, I think you are ready. and अब मैं शुरू करता हूँ आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें आप सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस के क्या यूज हैं और स्पोकन इंग्लिश में साथ ही साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन में कंडीशनल सेंटेंसेस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं. देखते हैं. अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो डेफिनेटली मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से जो इस तरह के प्रश्न हैं, ये सारी चुनौतियां हैं, इन सारी चुनौतियों को आप खारिज कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे. डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3. एक्चुअली 3 टाइप में कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं और इन्हें समझना बड़ा आसान है. आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा होगा अगर ये हो या होगा तो वो होगा. दूसरे टाइप में लिखा होगा अगर ये होता या हुआ होता तो वो होता. और तीसरे टाइप में लिखा होगा अगर ये होता या हुआ होता तो वो हो गया होता या चुका होता. एक्चुअली इन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस करना है, थोड़ा सा आपको इन्हें समझने की कोशिश करनी है. असल में आप अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में या किसी भी कन्वर्सेशन में बातें करते हैं कि यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा. आप ऐसी बातें करते हैं अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता. या आप ऐसी बातें करते हैं कि अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी होती. डियर फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. असल में कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त वाले वाक्यों को कहते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें शर्तें होती हैं. शर्तों से मेरा तात्पर्य है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, कि जब दूसरा जो कार्य है हमारा वो पहले कार्य पर डिपेंड होता हो. मीन्स जब बिना पहले कार्य के हुए हमारा दूसरा कार्य पॉसिबल ना हो. अब मैं यदि ये कहूँ कि यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, आप समझ रहे होंगे. यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, तो आप जानते हैं मेरे आने की जो शर्त है वो है तुम्हारा बुलाना. यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, अर्थात मैं उसी शर्त पे आऊँगा कि तुम मुझे बुलाओ. आप समझ रहे होंगे. मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा. आप देख सकते हैं ये सेंटेंस हमारा है. एंड हम इस तरह के सेंटेंसेस को अपने स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज़ करते हैं. बट रिमेंबर कि अगर आपने ये सेशन फोकस कर लिया तो डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आप रॉन्ग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट और राइट इंग्लिश बोलेंगे. सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये कहा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंसेस या तो यदि से शुरू होते हैं या अगर से शुरू होते हैं. अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता. यदि मैं भारत का राष्ट्रपति होता तो मैं भारत देश की प्रगति करता, उन्नति करता. यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो या तो यदि से शुरू होते हैं या अगर से शुरू होते हैं और बाद वाला कार्य पहले वाले कार्य की शर्त पे निर्भर करता है, ऐसे ही वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. तो आइए देखते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा. आप समझ रहे होंगे
मैं तभी आऊँगा जब तुम मुझे बुलाओगे। मीन्स मेरे आने की जो कंडीशन का मतलब शर्त है, वो है तुम्हारा बुलाना। यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, अर्थात मैं तब नहीं आऊँगा यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे। तो ऐसी कंडीशंस के लिए कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे हम इन सेंटेंसेस को अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं और कैसे हम इन सेंटेंसेस को इवन ट्रांसलेशन करते हैं, इन सारी बातों को हमें इस वीडियो लेक्चर में देखना है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट मोर एंड मोर वीडियोस, बिकॉज एवरी मॉर्निंग आई अपलोड वन वीडियो और वो सारे वीडियोस आपके काम के होते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे लिखा है यदि ये हो या होगा तो वो होगा। मीन्स आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस टाइप 1 का है। टाइप 1 का सेंटेंस जो होता है उसमें आप ध्यान रखें, दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं। अगर मैं ऐसा कहता कि यदि तुम घर पर हो तो मैं आऊँगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि तुम घर पे हो तो मैं आऊँगा। यहाँ पर एक जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों फ्यूचर की कंडीशंस हैं, भविष्य की कंडीशन है। मैं तभी आऊँगा जब तुम घर पे होंगे। तो आप तात्पर्य समझ रहे होंगे, ये टाइप 1 का सेंटेंस होता है। और टाइप 1 के सेंटेंसेस में जो दोनों क्लॉजेज होती हैं, दोनों जो क्लॉजेज होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं। यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। आप समझ सकते हैं मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ। या ऐसा होता कि यदि तुम घर पर हो तो मैं आऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और दोनों सेंटेंसेस आपके टाइप 1 के हैं। और टाइप 1 के दो सेंटेंसेस जो होते हैं, टाइप 1 के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने आपको पहले ही बता दिया है। उनमें दोनों जो क्लासेस होती हैं वो फ्यूचर में होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं वो फ्यूचर में होती हैं। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दोनों क्लासेस फ्यूचर में होती हैं उन्हें हम फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और ध्यान रखिए ऐसी कंडीशन में उनमें हम इफ का यूज करते हैं। इफ तो आप अच्छे से जानते होंगे, इफ का अर्थ होता है यदि ये। यदि इफ का यूज करते हैं, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी जो हमारी पहली क्लास है ये वाली इतनी, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। और दूसरे वाले को, ये देखिए, दूसरे वाले को हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स आपको जो फर्स्ट क्लास है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है एंड दूसरा जो है उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। मीन्स अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो दोनों सेंटेंसेस को आप फ्यूचर में नहीं बोलेंगे। मीन्स आप याद रखें कि अगर टाइप 1 का कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों फ्यूचर में है, तो भी आप दोनों को फ्यूचर में नहीं बोलेंगे, बल्कि आप पहली क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे एंड सेकंड क्लास को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप इसकी बात करें तो या तो वो पहली क्लास या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी या सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का मतलब इज, एम, आर। ये जैसे आप दूसरे सेंटेंस को देखें, यदि तुम घर पर हो तो मैं आऊँगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आप पहली क्लास को आप ऐसे करेंगे, इफ यू आर एट होम, फिर यहाँ पे आप कॉमा का यूज करेंगे, मैं आऊँगा, यहाँ पे आप लिखेंगे I'll come। तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी ऐसे बोल सकते हैं, इफ यू आर एट होम I'll come, इफ यू आर एट होम I'll come। तो आप समझ सकते हैं। तो दूसरा आप देखते हैं कि अब इसको हम पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स यहाँ पर आप सेल या विल का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है आप जानते हैं, वहां पर एक वचनकर्ताओं के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे यह जोड़ दिया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं जोड़ा जाता है। आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करते या स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते तो ये ऐसे होता कि इफ तुम मुझे बुलाओगे, यू कॉल मी, या ऐसे मैं कहूं इफ यू इनवाइट मी। यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया और उसके बाद तो मैं आऊंगा, यहाँ पे हमने लिखा I'll come। आप समझ सकते हैं। तो मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेज होते हैं जो या तो यदि से शुरू होते हैं या अगर से शुरू होते हैं, और इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम
इफ का यूज करते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में इन्हें हम जो फर्स्ट टाइप के होते हैं, जो दोनों फ्यूचर में होते हैं, उनको हम पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पीक करते हैं, बोलते हैं, एंड सेकंड को फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना याद रखें कि टाइप वन दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर, पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलना है। तो होप यू अंडरस्टैंड बेटर और आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है टाइप 2। तो आफ्टर कंप्लीटिंग टाइप 1 आई एम कमिंग ऑन टाइप 2 एंड इसमें क्या है इसको आपको ध्यान से देखना है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर तुम देश के प्रधानमंत्री होते तो तुम भारत का विकास करते। आप समझ रहे होंगे, अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम उड़ जाते, अगर तुम एक राजा होते तो मेरी मदद करते। मीन्स ये होता तो वो होता। आप समझ रहे होंगे, दोनों पास्ट। अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारी मदद ना करता। ये होता वो होता मीन्स दोनों पास्ट। यदि मैं अमीर होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। आप समझ रहे हैं, यदि ये होता तो वो होता। मीन्स कहने का ये है, ये कंडीशन भी ऐसी है जहां पर वह ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक फॉल्स इमेजिनेशन है, एक ऐसी कल्पना है जो पूरी नहीं होने वाली है। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। तो आप समझ रहे हैं, ये कंडीशन पहली वाली केस तो पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो ऐसे को हम फॉल्स इमेजिनेशन कहते हैं, एक ऐसी इमेजिनेशन जो दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो जो अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, अर्थात जो कंडीशन पूरी ना हो सके, ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। कैसे हम इनको जो है इनके लिए सेंटेंसेस बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो यदि मैं ये ऐसे लिखूं, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास करता। ये अब यह देखिए आप, यदि ये होता तो वो होता, ये आप देख रहे होंगे, यदि ये होता तो वो होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले वाली क्लास को हम पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और सिंपल पास्ट का मतलब है वाज या वेर। आप समझ रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और सिंपल पास्ट में वाज या वर का यूज किया जाता है। तो ये पहली क्लास का बाद जो ट्रांसलेशन है, जो स्पोकन इंग्लिश में हमें यूज करना है, वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में ले जाना है, और दूसरे का वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आप समझ सकते हैं मैं आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वांट टू से। सो बेटर यू जस्ट फोकस योर माइंड on this session, because this session is very important for you, for your spoken English as well as your translation skill. So दोनों के लिए important है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। So यहाँ पे हम बात करें, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, यदि आप जानते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है जो पूरी नहीं होने वाली है, और ऐसी ही कंडीशंस के लिए आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश के रूल्स में एक जरूर पढ़ा होगा कि ऐसे होता है कि इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं एक चिड़िया होता, तो आप लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं कि इफ आई वाज अ बर्ड, बल्कि आप लिखते हैं इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज किया जाता है। आपने ऐसे कंडीशंस देखे होंगे, यदि मैं अमीर होता तो आप ऐसे लिखते हैं इफ आई वर रिच, ना कि आप ऐसे लिखेंगे कि इफ आई वाज रिच। आप समझ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं अमीर होता, ये मेरी एक इमेजिनेशन है जो फुलफिल होने वाली नहीं है।
आप बेहतर समझते होंगे। और अगर आप ऐसे लिखते हैं कि यदि गांधी जी जीवित होते, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी एक इमेजिनेशन है जो पूरी नहीं होने वाली। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि इफ गांधी जी वॉज अलाइव, बल्कि हम क्या लिखते हैं, इफ गांधी जी वर अलाइव, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते हैं। आप बेहतर मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और ऐसे आपने एसेज लिखे होंगे, जब आपने निबंध देखे होंगे तो उसमें ऐसे ही लिखने के लिए आता है कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इफ आई और उसके बाद प्रधानमंत्री होता, ना कि वाज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ आप वर का यूज करेंगे। वर द, आगे लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री, यहीं पे आप कॉमा यूज करेंगे। तो मैं देश का विकास करता, आई और उसके बाद किसका यूज करना है, यहाँ देखिए वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, आई वुड डेवलप द कंट्री, आई वुड डेवलप द कंट्री। तो आप समझ रहे होंगे वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है और वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है। ये सेकंड कंडीशन है, जहां पर यदि ये होता तो ये होता, तो वहां पर आप पहले को पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में स्पीक करते हैं, और सेकेंड पार्ट जो हमारा सेंटेंस है उसे आप वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बोलते हैं। दो कंडीशंस हमारी हो गई। यदि ऐसे होता कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, तो आप क्या लिखेंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। यदि तुम अमीर होते तो मेरी मदद करते, इफ यू वर रिच यू वुड हेल्प मी। ओके, तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस को आप बनाएं, अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में उनका यूज करें। और हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए एक माहौल बनाएं, क्योंकि इंग्लिश नीड्स एन एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट नहीं होता तो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यू बेटर अंडरस्टैंड। एंड थर्ड कंडीशन पे आते हैं, और जो हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड टाइप है, वो ये है कि यदि ये होता तो वो हो गया होता। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा, यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैंने कार खरीद ली होती, लेकिन ना तुमने मेरी मदद की और ना ही मैंने कार खरीदी। तो आप ये समझ रहे हैं, मेरी मदद की होती तो मैंने कार खरीद ली होती, मीन्स मैं कार खरीद चुका होता। ये थर्ड कंडीशन है, और इस पर लिखा है अगर ये होता या हुआ होता तो वो हो चुका होता या हो गया होता। तो यदि ये हुआ होता तो ये जरूर हो गया होता, लेकिन ये नहीं हुआ और मैंने कार नहीं खरीदी। मीन्स यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैंने कार खरीद ली होती, अर्थात मैं कार खरीद चुका होता, बट मेरी मदद नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन कहलाती है। और थर्ड कंडीशन के लिए आप जान लें, आप फिर से मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगा कि जब दोनों फ्यूचर में हो तो आप पहले का प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में करके विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर दोनों पास्ट में हो, अगर ये होता तो ये हो गया होता, मीन्स यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास करता, यदि तुम अमीर होते तो मेरी मदद करते। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में यूज करके और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और थर्ड कंडीशन ये है। अगर आप इनको नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चीजें आपके लिए वेरी हेल्पफुल प्रूव होने जा रही हैं। यहाँ पे लिखा है यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैंने कार खरीद ली होती। तो आप पहले को तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे का वुड हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ ऐसे होता, यदि तुमने मेरी मदद की होती, इफ यू, और आगे हमने लिखा हैड, यहाँ पे आगे लिखा हमने हेल्प्ड, और यहाँ पे लिखा मी, यहाँ कॉमा यूज किया। ये पास्ट परफेक्ट को हमने पहले को पास्ट परफेक्ट में यूज किया, और उसके बाद वुड हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, मैंने कार खरीद ली होती, आई वुड हैव, और आगे हमने लिखा बाई की थर्ड फॉर्म, बॉट अ कार। ओके, यदि तुमने बुलाया होता तो मैं आ चुका होता, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम।
आप समझ सकते हैं। और भी आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। यदि उन्होंने मुझे दंडित किया होता तो मैं भाग गया होता। If he had punished me, I would have run। आप समझ सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाएं, इनका डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करें। और हाँ, एक सेंटेंस सारे तीनों कंडीशंस के, तीनों टाइप्स के एक एक सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स related to this video lecture, you just write that question, and definitely this is Sushil Shukla's class, because English is easy with Sushil। मैं आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, because I'm happy to be with you and I like answering your questions। So waiting in the comment box, and if you like this video, just like the video। and अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई अगेन रिपीट, you just subscribe this channel because this is going to be very useful for you, because I upload one video every morning and those all videos are very helpful for you। and अगर आपने उन previous videos को नहीं देखे हैं तो you just watch those videos also। keep watching this channel and remember, tomorrow same time same platform, meet you again। till then, thank you very much, thank you once again। but before winding up the class, I would like to repeat those lines। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। विश्वास है कि आप इंग्लिश को बोलने के लिए आज से ही शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।